हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बड़े क्लैरिफिकेशंस की जो कि सीबीआईसी ने दूसरी बार जारी किए हैं। जहां तक एनुअल रिटर्न या जीएसटी ऑडिट की बात है, ये दूसरा मौका है जब सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशंस इशू किए हैं। पहली बार ये क्लैरिफिकेशन 4 जून 2019 को इशू किए गए थे। सेकेंड टाइम ये नए क्लैरिफिकेशंस आए हैं ऑन 3 जुलाई 2019। कुल मिलाकर के 12 क्लैरिफिकेशंस हैं, 12 इश्यूज हैं जिसके ऊपर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं। आइए देखते हैं ये जीएसटी ऑडिट और एनुअल रिटर्न फाइल करते समय ये हमारी किस तरीके से मदद करेंगे। I am CA Navneet Garg and let's start this journey of clarifications issued by CBIC on 3rd July 2019। तो पहला क्लैरिफिकेशन जो है वो पेमेंट ऑफ अनपेड टैक्सेस की को लेकर के बात करता है। ये एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है। ये बड़ा किस लिहाज से है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 73 है। 73 सेक्शन हमें ये ऑप्शन देता है कि कभी अगर हमारा कोई टैक्स पे करने से छूट जाता है तो हम वॉलंटरीली उस टैक्स को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ लेट फीस पे कर सकते हैं। और अगर हमने सेक्शन 73 में सुओ मोटो इसका पेमेंट कर दिया है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये सेक्शन 73 के प्रोविजंस हैं जो कि हमें परमिट करते हैं कि हम अनपेड टैक्सेस का सुओ मोटो पेमेंट कर सके अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ लेट फीस। जितने भी सारे पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे हम बच सकते हैं। यहां पर ये जो क्लैरिफिकेशन अभी सीबीआईसी ने 3 जुलाई को दिया है, इसका पर्पस क्या है ये समझने की कोशिश करें। यहां पर इन्होंने ये कहा कि अगर आपका कोई टैक्स पेमेंट रह गया है करने से तो वो आप सेक्शन 73 में पेमेंट कर सकते हैं थ्रू DRC 03 फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जब एनुअल रिटर्न फाइल की जाएगी और एनुअल रिटर्न फाइल करते समय आपको टैक्स पेमेंट करना है तो एनुअल रिटर्न के फाइल करते समय जब आप टैक्स पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट केवल और केवल कैश में पे किया जा सकता है। ये उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 74 में कहा था। इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर कोई पेमेंट कोई 17-18 की टैक्स लायबिलिटी है जो अभी तक आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है और एनुअल रिटर्न फाइल करते समय अगर आप उस टैक्स का पेमेंट करेंगे तो आपको DRC 03 फिल करना होगा। और DRC 3 जब आप फिल करेंगे और उसमें एनुअल रिटर्न का ऑप्शन जब आप चूज करेंगे तो वो पेमेंट केवल और केवल आपको कैश में ही पे करना है। दिस वॉज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इस क्लैरिफिकेशन के आ जाने के बाद में जो बड़ा भारी इंपैक्ट आया है वो क्या है वो समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि अगर 17-18 की कोई टैक्स लायबिलिटी है जो आपने आज तक डिस्चार्ज नहीं की है और अब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और एनुअल रिटर्न फाइल करने के समय उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो सेक्शन 73 का यूज किया जा सकता है। ये जो क्लैरिफिकेशन है इसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हमें दिया है, वो समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा है कि एनुअल रिटर्न में अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है और अगर आप वो पे करते हैं तो ये एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी आपके पास में है जिसमें आप टैक्स पे कर सकते हैं। अब इस क्लैरिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये समझिए। इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से सीबीआईसी ने आपको ये कहा है कि अगर 17-18 की कोई टैक्स लायबिलिटी है तो आप उसको कभी भी डिस्चार्ज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 73। और 73 में आप अगर आपने वो टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी सो इन दैट केस आपके ऊपर कोई पेनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लगेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है और आपकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जिसको आप डिस्चार्ज करना चाहते हैं, अगर आप DRC 03 फाइल करते समय उसमें एनुअल रिटर्न का ऑप्शन चूज करेंगे तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप उसको कैश में ही पे करें। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन रहा था कि हमारे पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस होने के बाद में भी हमें कैश लेजर से उसका पेमेंट करना पड़ता। बट इस क्लैरिफिकेशन के बाद में जो इम्पैक्ट आया है वो ये है कि जब आप DRC 03 से पेमेंट करने जाएंगे तो आप उसमें एनुअल रिटर्न का ऑप्शन चूज करने के बजाय आप नॉर्मल वॉलंटरी पेमेंट का ऑप्शन चूज करेंगे। सो इन दैट केस आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उस टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाए। कहने का मतलब ये कि बाय द वे ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड कि आप किसी भी समय आपकी जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है जिसका पेमेंट पहले कभी आपको करना था लेकिन आप करने से चूक गए थे उसको कभी भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचा हुआ है और उस क्रेडिट लेजर के बैलेंस को आप यूटिलाइज करना चाहते हैं अपनी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए तो आप उसको बड़े आसानी से पे कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग ऑफ योर एनुअल रिटर्न। सो ये एक बड़ा
अच्छा क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है और इस क्लैरिफिकेशन से हमारा जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कैश लेजर से ही उसका पेमेंट करें। तो दैट इज़ अ वेरी बिग क्लैरिफिकेशन फॉर दोज हु इज़ हैविंग a very huge balance in the credit ledger account. So this was first clarification of this series. So let's move to another clarification, that is clarification number B, that talks about primary data source for declaration in annual return. So देखिए, जो 4 जून को उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था वहां पर भी उन्होंने बात बड़ी साफ कर दी थी और उसी बात को लगभग यहाँ पर इन्होंने दोहराया है। ये किस चीज को लेकर के बात कह रहे हैं? ये बात ये कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के इंडस्ट्री से बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें फिगर्स कहाँ से लेने हैं? क्या हमें जीएसटीआर 3B के फिगर्स लेने हैं? क्या हमें जीएसटीआर 1 के फिगर्स लेने हैं? या जो फिगर्स हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाए हैं वो फिगर्स लेने हैं? पहली बात तो उन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया कि इन आइडियलिस्टिक सिचुएशन ऑल दीज थ्री डॉक्यूमेंट शुड मैच विद ईच अदर। कि 3B में जो आपने फिगर्स मेंशन किए हैं वो, जीएसटीआर 1 में जो फिगर मेंशन किए हैं वो, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फिगर्स, दीज ऑल थ्री फिगर्स शुड मैच विद ईच अदर। बट इन सर्टेन केसेस जहां पर ये फिगर्स मैच नहीं होते हैं तो वहां पर आप क्या करने वाले हैं? वहां पर देखिए, उन्होंने यहाँ पर बड़ा स्पेसिफिकली गाइडलाइन दे दी है जो कि पहले वाले क्लेरिफिकेशन में भी थी। उन्होंने कहा कि आपने, अगर आपके बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं तो देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपने टैक्स पे करना था और टैक्स पे नहीं किया, यानी टैक्स लायबिलिटी आपने कम डिस्चार्ज की। या सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको जितना टैक्स पे करना चाहिए था आपने उससे ज्यादा टैक्स पे कर दिया। सो यहां पर जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स। जीएसटीआर 1 में हो सकता है आपने करेक्ट फिगर फिल किए हों, अच्छी बात है, लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने गलत फिगर फीड किए हैं। सो इन दैट केस जीएसटीआर 9 में तो आपको करेक्ट फिगर फीड करने हैं। बस बात इतनी सी है कि अगर आपने कम टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की है तो जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है वो अब आप डिस्चार्ज कर सकते हैं डीआरसी 03 के माध्यम से। और अगर आपने मान लीजिए पहले टैक्स ज्यादा जमा कर दिया बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी कम थी, तो उन्होंने यहां पर उसको कहा कि अगर आप देख लीजिए सेक्शन 54 के प्रोविजंस अगर आपको परमिट करते हैं तो आप RFD 01 फाइल करके उसका रिफंड ले सकते हैं इफ इट इज परमिसिबल अंडर सेक्शन 54, अदरवाइज नॉट। सो कुल मिलाकर के ये जो सेकंड क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है, इस सेकंड क्लैरिफिकेशन में एक गाइडलाइन बड़ी अच्छे से उन्होंने आउटलाइन कर दी कि आपका 2 ही पॉसिबिलिटी हैं कि आपको कितना टैक्स पे करना चाहिए था और आपने कितना पे किया। तो 2 संभावनाएं ये हैं कि जितना टैक्स पे करना चाहिए था हमने उससे कम किया, या सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हमने उससे ज्यादा किया। सो व्हाटएवर मे बी द पॉसिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दिया है। सो दिस वाज सेकंड क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस सीरीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दैट टॉक्स अबाउट प्रेमाइस ऑफ टेबल 8D ऑफ एनुअल रिटर्न। अब हम यहां पर बात करेंगे जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 8 के पॉइंट नंबर डी की। टेबल नंबर 8 का पॉइंट नंबर डी हमें क्या बताता है? टेबल नंबर 8 का पॉइंट डी आपको डिफरेंस बताता है, डिफरेंस बिटवीन द फिगर ऑफ आईटीसी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A वर्सेस द फिगर ऑफ आईटीसी यू हैव क्लेम्ड। दैट मीन्स कि जीएसटीआर 2A में आपका कितना आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो टेबल 8D आपको बताएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि टेबल 8D में जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस में भी पॉजिटिव, डिफरेंस में भी नेगेटिव। तो एक एक करके हम यहां पर बात शुरू करते हैं। तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? डिफरेंस पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि आपका फिगर जीएसटीआर 2A में ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है बट यू हैव क्लेम्ड लेसर अमाउंट। अगर आपने लेसर अमाउंट क्लेम किया है दैट मीन्स कि आपका जीएसटीआर 2A में फिगर्स ज्यादा हैं और आपने जीएसटीआर 3B में कम आईटीसी क्लेम किया है। अगर कोई आईटीसी आपने क्लेम ही नहीं किया तो सेक्शन 16(2) की कंडीशन की वजह से उस आईटीसी को आप कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने यहां पर ये चीज बड़ी अच्छे से क्लेरिफाई कर दी कि जो फिगर आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं किया है, सिंस इट हैज नॉट बीन क्लेम्ड सो दैट आईटीसी इज नॉट योर्स, वो आपका आईटीसी कभी है ही नहीं क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कभी गया ही नहीं। तो क्या फाइनेंशियल ईयर 17-18 का आईटीसी अभी भी हम ले सकते हैं? तो आंसर इज बिग नो। Why it is so? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का आईटीसी लेने की जो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई थी, दैट वाज ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019।
तो मार्च 2019 की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी दैट वाज 20th ऑफ अप्रैल 2019, उसको फिर 3 दिन और बढ़ा करके एक्सटेंड कर दिया गया था। सो लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 वाज 23rd ऑफ अप्रैल 2019। क्योंकि वो एक टाइमलाइन अब आपकी निकल चुकी है, तो यू कैन नॉट टेक दैट आईटीसी अगेन। तो अब आप उस आईटीसी को दोबारा ले नहीं पाएंगे, सिंस आपने वो आईटीसी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले ही नहीं गए हैं, तो वो आईटीसी फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। एक और यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये है कि जो टेबल नंबर 8 के पॉइंट नंबर ए में जीएसटीआर 2 ऐसे फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं, वो किस डेट के हैं? वो फिगर्स 1 मई 2019 के हैं। ये बात उन्होंने लास्ट क्लैरिफिकेशन में भी बताई थी। हमने भी लास्ट वीडियो में जो क्लैरिफिकेशन का एक वीडियो बनाया था, उसका इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो टेबल 8A में जो फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं वो 1 मई 2019 के हैं। अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि ये जो आपके टेबल 8A में फिगर्स ऑटो पॉपुलेट 1 मई के हो रहे हैं, उसके बाद अगर किसी सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल किया है तो उसके फिगर्स आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पर। तो और यही रीजन है कि जो आपका GSTR 2 है, जो नॉर्मली आप डाउनलोड करते हैं वो, और जो टेबल 8A में फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होते हैं, यहाँ पर एक भारी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये जो डिफरेंस है वो इसी वजह से है कि टेबल 8 के पॉइंट नंबर ए में जो फिगर है वो 1 मई के हैं, जबकि आप GSTR 2A जब देखते हैं तो वो आपके अप टू डेट फिगर्स बताता है। सो जहां तक GSTR 9 की बात है, वो 1 मई के फिगर्स ही लेकर के आगे बढ़ेगा। अगर आपके किसी सप्लायर ने फिगर्स उसके बाद कोई फीड किए हैं, अपनी GSTR 1 बाद में फाइल की है, सो इन दैट केस वहां पर वो फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। एक और बात यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो ये है कि जो डिफरेंस का फिगर आपको टेबल 8D में दिख रहा है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि GSTR 2A में फिगर्स ज़्यादा हैं और आपने जो क्लेम किया है वो कम है। बहुत सारे केसेस में जो डिफरेंस है नेगेटिव आ रहा है। ये डिफरेंस अगर नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये है कि GSTR 2A में फिगर्स कम हैं, में क्रेडिट कम दिख रहा है, बट आपने क्रेडिट ज़्यादा क्लेम किया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर के जो क्लैरिफिकेशन है वो साइलेंट है, लेकिन इस केस में हमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 4 कंडीशन प्रिस्क्राइब करता है। वो 4 कंडीशन है कि यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज, यू मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ इनवॉइस ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, यू मस्ट हैव क्लेम्ड क्रेडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवॉइस, एंड द सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट्स अकाउंट। तो अगर ये 4 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो कि GSTR 2A में अगर कोई वो क्रेडिट नहीं दिख रहा तो भी हम उस क्रेडिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि टेबल 8D में अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आता है तो भी आप उस नेगेटिव डिफरेंस के साथ में कंटिन्यू कीजिए, और जब टेबल 8D के डिफरेंस के साथ में आप कंटिन्यू करेंगे, सो इन दैट केस इस बात की संभावना है कि भविष्य में कभी आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है कि आपने एक्सेसिव आईटीसी क्लेम कर रखा है। सो वहां पर आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। अगर आप चारों कंडीशन सेटिस्फाई करने में सफल रहते हैं, सो इन दैट केस यू विल बी द आईटीसी क्लेम विल बी सस्टेनेबल, अदरवाइज आप उसको सस्टेन नहीं करवा पाएंगे। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन पे, जो कि टेबल 8J की बात करता है। अगेन GSTR 9 के 8J में हम यहाँ पर बात करते हैं। ये टेबल 8J अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड कॉलम नहीं होगा। ये बेसिकली उन लोगों के लिए काम आएगा जो गुड्स का इंपोर्ट करते हैं। अगर आपने कोई गुड्स का इंपोर्ट किया हुआ है तो आपको पता है कि जब गुड्स का इंपोर्ट किया जाता है तो कस्टम क्लियरेंस करवाते समय उस पर IGST पे करना होता है। जब IGST आप पे करते हैं तो उस IGST का क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि अगर 17-18 में आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए थे, इंपोर्ट करने पे उस पर IGST पे किया, जब IGST आपने उसके ऊपर पे किया और उसका क्रेडिट लेने से आप चूक गए, तो अगर आप क्रेडिट लेने से भूल गए, सो इन दैट केस टेबल नंबर 8J में आपको उसको रिफ्लेक्ट कराना है। और अगेन बात वही है कि 17-18 का अगर कोई आईटीसी आपसे लेने से छूट गया है तो अब आप उसको नहीं ले पाएंगे और वो आईटीसी अब आपका लैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो आईटीसी आपने क्लेम ही नहीं किया। जब आपने उसको क्लेम नहीं किया तो वो आपका क्रेडिट लेजर में नहीं गया। जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा नहीं गया तो वो आईटीसी आपका अब नहीं है, वो आईटीसी आपका लैप्स होने वाला है। सो दिस इज फोर्थ क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस सीरीज, that is table 8J. Let's move to another clarification. That clarification is difficulty in reporting of information not reported in regular return. अब देखिए ये जो क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन नंबर E, ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है टेबल नंबर 16A और टेबल नंबर 18 ऑफ GSTR 9।
ये दो टेबल किन चीज की बात करती हैं, इनको समझने की जरूरत है। टेबल नंबर 16A बात करता है कि इनवर्ट सप्लाईज टेकन फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। दैट मीन्स मैं अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूं, जब मैं अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे ये फिगर निकाल करके देना है कि कितनी इनवर्ट सप्लाई है जो कि मैंने कंपोजिशन डीलर से ली हुई है। उसमें इनवर्ट सप्लाई परचेजेस हो सकती है, इनवर्ट सप्लाई एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सो क्योंकि जब मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था तब ये कोई इन्फॉर्मेशन मैंने कैप्चर नहीं की थी, तो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गैदर ऑल दीज इन्फॉर्मेशन। मुझे अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से पलटने पड़ेंगे, मुझे सारे वाउचर्स फिर से एक बार देखने पड़ेंगे। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। एंड टेबल नंबर 18 बात करता है HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ट सप्लाईज। HSN वाइज समरीज ऑफ इनवर्ट सप्लाई टेबल नंबर 18 में आपको फिल करनी है। सो अगेन वही बात यहाँ पर है कि जब हमने रिटर्न फाइल किया तब हमने इनवर्ट सप्लाई की इनवर्ट सप्लाई के फिगर्स कैप्चर नहीं किए, उनके HSN कोड हमने कैप्चर नहीं किए। तो अब ये जो समस्याएं इंडस्ट्री की तरफ से गवर्नमेंट के पास में गई कि टेबल नंबर 16A और टेबल नंबर 18 में जो फिगर्स आप फीड करने को कह रहे हैं ये बड़ा डिफिकल्ट है हम लोगों को देने के लिए। सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है बाय द वे ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन कि अगर किसी प्रकार का इस तरीके का आपका कोई इंफॉर्मेशन 16A और टेबल नंबर 18 में आपको देनी है तो जितनी जानकारी आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप दे दीजिए, लेकिन इस पे किसी प्रकार का कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा। दीज फिगर्स विल नॉट बी टेकन एज एडवर्सली। दैट मीन्स उन्होंने एक छोटा सा लिबर्टी आपको दी हुई है कि आपके पास जितनी जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज यू कैन फीड द फिगर्स। हाउएवर दीज फिगर्स वुड नॉट बी टेकन एडवर्सली। इसको लेकर के, इन फिगर्स को लेकर के किसी प्रकार का एडवर्स या अगेंस्ट एक्शन एसएससी के नहीं लिया जाएगा। तो दिस वाज क्लैरिफिकेशन नंबर ई। लेट्स मूव टू अनदर क्लैरिफिकेशन, टेबल नंबर पॉइंट नंबर एफ। ये देखिए ये क्लैरिफिकेशन किस चीज की बात करता है समझिए। टेबल नंबर 5 ऑफ GSTR 9। टेबल नंबर 5 बात करती है ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज की जिनके ऊपर टैक्स नहीं देना है, ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। और देखिए इसमें 3 कॉलम है, टेबल नंबर 5D, 5E एंड 5F। 5D बात करता है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की, 5E बात करता है निल रेटेड सप्लाई की, और 5F बात करता है नॉन GST सप्लाई की। तो बेसिकली एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड एंड नॉन GST सप्लाई। तो GST लॉ का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो देर आर सो मेनी सप्लाईज जो कि जहां पर ओवरलैपिंग होती हुई दिखती है, उनको आप एग्जेम्प्टेड में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, आप उनको निल रेटेड में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो ओवरलैपिंग है उसको लेकर के इंडस्ट्री की तरफ से एक कंफ्यूजन गवर्नमेंट के पास में पहुंचा कि हम इस पर्टिकुलर कमोडिटी को या पर्टिकुलर सर्विसेज को किस कैटेगरी में क्लासिफाई करें, क्या हम उसको एग्जेम्प्टेड में रखें, क्या हम उसको निल रेटेड में रखें। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक लिबर्टी दे रखी है टैक्स पेयर्स को। वो लिबर्टी ये है कि टेबल नंबर 8D और टेबल नंबर 5D और 5E में या 5F में जो फिगर्स आपको फीड करने हैं वो फिगर्स अगर आपके ओवरलैपिंग होते हुए दिखते हैं तो टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज आप उसको कहीं पर भी फिगर्स को पुट कर सकते हैं। लेकिन इन फिगर्स को अगर कोई ओवरलैपिंग होती है या मान लीजिए एग्जेम्प्टेड में आपको कोई फिगर लिखना था वो आपने निल रेटेड में डाल दिया तो इसको भी एडवर्सली नहीं देखा जाएगा। और एक और बड़ा क्लैरिफिकेशन इस पॉइंट में उन्होंने ये दिया है कि नॉन GST सप्लाई क्या होगी। नॉन GST सप्लाई को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन था, उसको कहीं क्लैरिफाई नहीं किया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया नॉन GST सप्लाई में क्या शामिल होगा। नॉन GST सप्लाई में यहाँ पर उन्होंने 3 चीजें शामिल करने की बात की है। एक इन्होंने शामिल किया है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये आपको होटल्स के केस में जहाँ पर रेस्टोरेंट है जिनके पास बार लाइसेंस है वहाँ काम आएगा। इसके अलावा मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड लाइक आइटम्स, इनको भी उन्होंने नॉन GST सप्लाई में रखा है। और जो शेड्यूल 3 आइटम्स हैं सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट में शेड्यूल नंबर 3 दिया गया है, शेड्यूल 3 में जितने आइटम्स हैं उनको भी उन्होंने नॉन GST सप्लाई में रखा है। मीनिंग देयर बाय कि अगर आप रियल एस्टेट के केस में बात करेंगे तो सेल ऑफ प्लॉट वुड कवर अंडर नॉन GST सप्लाई। सो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन करना है टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में आपको एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड एंड नॉन GST सप्लाई के बीच में डिवीजन करना है। बड़ी बात यह है कि कभी अगर ओवरलैपिंग में आपसे कोई फिगर ऊपर नीचे हो जाता है तो भी इनको एडवर्सली नहीं देखा जाएगा। व्हाट दिस क्लैरिफिकेशन सेज। So let's move to next clarification issued by CBIC on 3rd July. So अब हम बात करते हैं क्लैरिफिकेशन नंबर G की। क्लैरिफिकेशन नंबर G जो बात करता है वो बात करता है रिवर्स चार्ज को लेकर के। ये बात करता है उन ट्रांजेक्शन्स की जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 को बिलोंग करते हैं।
फाइनेंशियल ईयर 17-18 के ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स पे करना चाहिए था, बट आपने 17-18 में टैक्स पे नहीं किया। उन ट्रांजैक्शंस को आपने 18-19 में टैक्स पे किया और उनके ऊपर आईटीसी भी आपने 18-19 में क्लेम किया। अब ये जो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस को लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि इसको हम जीएसटीआर 9 में किस तरीके से रिपोर्ट करें। जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक यहाँ पे बड़ा क्लेरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसका टैक्स आपने 18-19 में पे किया और उसका आईटीसी भी आपने 18-19 में ही क्लेम किया, तो जीएसटीआर 9 में उसको आपको कहीं मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। उन ट्रांजैक्शंस का आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने टैक्स उसका 18-19 में पे किया और क्योंकि वो रिवर्स चार्ज का ट्रांजैक्शन था, तो जब तक आप टैक्स पे नहीं करेंगे आप आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो उसमें उन्होंने ये क्लेरिफाई किया है कि भले ही ट्रांजैक्शन 17-18 को बिलोंग करता था, बट आपने टैक्स 18-19 में पे किया, तो अब आपको उसको 18-19 की ही रिटर्न में, एनुअल रिटर्न में उसको मेंशन करना है। अब यहाँ पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है 17-18 का, उसके बीच में मिसमैच होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा कोई मिसमैच है और जीएसटी ऑडिट वाले अगर केसेस हैं, तो आप उसको जीएसटीआर 9C में रिकंसिलेशन में मेंशन कर दें। अदरवाइज जीएसटीआर 9 में ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 को बिलोंग करते थे, बट जिसका टैक्स आपने 18-19 में पे किया है और 18-19 में ही आपने उसकी रिटर्न उसका आईटीसी क्लेम किया है, सो इन दैट केस उसको फाइनेंशियल ईयर 17-18 की एनुअल रिटर्न में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो दिस इज क्लैरिफिकेशन नंबर जी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, दैट इज क्लैरिफिकेशन एच। क्लैरिफिकेशन एच की अगर हम बात करें तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स को एक बड़ा रिलीफ देने वाला क्लैरिफिकेशन है। देखिए, जब से जीएसटी ऑडिट आया था तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बीच में एक ये बड़ा चर्चा का विषय था कि हमारी लायबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंड की जा सकती है। कई बार हमें लगता था कि हमारी लायबिलिटी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बियॉन्ड भी है, क्योंकि जिस तरीके की लैंग्वेज में वो सर्टिफिकेशन मांग रहे थे, वहाँ पर हम लोग बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ा डर लगता था कि हमारी लायबिलिटी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर भी जाएगी। तो इस क्लैरिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि आपकी लायबिलिटी केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन किए गए फिगर्स और जीएसटीआर 9 जो फिल किया गया है उन तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। योर लायबिलिटी कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द फिगर्स रिपोर्टेड अंडर जीएसटीआर 9। सो हमें कोई इन्वेस्टिगेटिव वर्क यहाँ पर नहीं करना है। जो फिगर्स हमारे पास में आए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर मेंशन किए गए हैं वो, और जीएसटीआर 9 में जो सारे फिगर्स मेंशन किए गए हैं, उनके बीच में रिकंसिलेशन बना करके वो हमें सर्टिफाई करना है। तो अगेन दिस इज अ वेरी बिग क्लैरिफिकेशन एज फार एज certification work of chartered accountants and cost accountants are concerned. So let's move to another clarification, that is clarification number I. Clarification I is again a very big clarification as far as the confusions are concerned. देखिए, जब से जीएसटी ऑडिट के प्रोविजंस आए थे तब से लेकर के आज तक एक बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है। जब फाइनेंशियल ईयर 17-18 की हम बात करते हैं तो जीएसटी ऑडिट उन लोगों को कराना है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से एक्सीड करता है। तो कंफ्यूजन इस बात को लेकर के था कि ये जो हमें जीएसटी ऑडिट के लिए टर्नओवर लेना है, क्या हम अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक का लें, या 1 जुलाई 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक का हम टर्नओवर लें। तो इस बात को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। अब उन्होंने इस कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म कर दिया है, इस पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है। क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि आपको जो जीएसटी ऑडिट के लिए 2 करोड़ का टर्नओवर देखना है, 2 करोड़ के टर्नओवर देखने के लिए जो आपको टर्नओवर लेना है वो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018, यानी केवल 9 मंथ्स के टर्नओवर को आपको देखना है। कहने का मतलब ये कि 1 जुलाई से लेकर के अगर 31 मार्च 2018 के बीच में आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से एक्सीड करता है तो ही आपको जीएसटी ऑडिट करवाना है, अदरवाइज आपको जीएसटी ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो दिस इज वेरी बिग क्लैरिफिकेशन। एक और बड़ा क्लैरिफिकेशन इन्होंने इस बारे में जो दिया है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है अंडर द सेम पैन, मान लीजिए मेरा एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, दूसरा रजिस्ट्रेशन यूपी में है। अगर महाराष्ट्र और यूपी में मेरे पास 2 रजिस्ट्रेशन है और एक रजिस्ट्रेशन में मेरा टर्नओवर 1.2 करोड़ से और सेकंड रजिस्ट्रेशन में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है, तो देखा जाए तो दोनों रजिस्ट्रेशन में अलग अलग में अगर बात की जाए तो दोनों के टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहे हैं।
लेकिन अगर पैन इंडिया बेसिस पे मेरा टर्नओवर देखा जाए तो इट इज क्रॉसिंग 2 करोड़ रुपीज। सो द क्वेश्चन इज, क्या इस केस में मुझे अपना ऑडिट करवाना है? तो बाय द वे ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि अगर आपका पैन इंडिया बेसिस पे टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड करता है तो यू नीड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर बोथ द रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स महाराष्ट्र और यूपी दोनों का टर्नओवर इंडिविजुअली 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, बट क्योंकि पैन इंडिया बेसिस पे आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है, हेंस यू नीड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। सो जहां तक जीएसटी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के बात थी, ये पॉइंट्स अब उन्होंने इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से क्लैरिफाई कर दिए हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन को लेकर के, दैट टॉक्स अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 बट इशूड इन 18-19। तो इसको लेकर के अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर क्लैरिफिकेशन इशूड बाय सीबीआईसी। ये जो जे क्लैरिफिकेशन है ये बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 बट इशूड इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। देखिए किन चीज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि ऐसे डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट जो कि ओरिजिनल सप्लाई 17-18 को बिलोंग करते थे बट इशू किए गए 18-19 में। अब यहाँ पर समझने की जो जरूरत है वो ये है कि ऐसे क्रेडिट नोट्स जो कि फाइनेंशियल 17-18 को बिलोंग करते थे, इनका मतलब ये है कि हो सकता है कोई सेल्स रिटर्न जो आपकी 17-18 में हो गई थी, आप 17-18 की रिटर्न में उसको मेंशन करना भूल गए थे, तो उन रिटर्न्स को आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में रिपोर्ट किया। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को लेकर के एक बड़ा क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहाँ दिया है कि अगर आपने ये जो सेल्स रिटर्न है इसका प्रोविजन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 की, और उसका जो क्रेडिट नोट है आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न्स में मेंशन किया है, तो ये आपको जीएसटीआर 9 में कहाँ दिखाना है? तो ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 को बिलोंग करता है, बट दिस ट्रांजेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड इन द रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो इस बात का प्रोविजन जीएसटीआर 9 में पार्ट 5 में किया गया है। पार्ट 5 में टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 है। सो अगर आपका कोई इस तरीके का क्रेडिट नोट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है बट यू हैव रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19, सो दैट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यू हैव टू रिपोर्ट इन टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 इन पार्ट 5 ऑफ जीएसटीआर 9। सो दिस इज द बिग क्लैरिफिकेशन दे हैव इशूड कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कोई क्रेडिट नोट जो कि आपने बाद में 18-19 में रिपोर्ट किया है, तो उसको आपको पार्ट 5 ऑफ जीएसटीआर 9 में मेंशन करना है। So let's move to another clarification, that is clarification number K. Clarification number K बड़ा relevant clarification है। जब हम टेबल 6 में बात करते हैं तो टेबल नंबर 6 में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर टेबल 6B एंड 6H। 6B ये बात कहता है कि हमने जितनी भी आईटीसी क्लेम कर रखी है उसको हमें बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट करना है इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में, जबकि टेबल नंबर H बात करता है आईटीसी रिक्लेम्ड। आईटीसी रिक्लेम्ड का मतलब ये है कि हमने अगर क्रेडिट पे कोई गुड्स या सर्विसेज ले रखे हैं और उसका अगर 180 दिन तक हम पेमेंट नहीं करते, तो रूल 37 के अकॉर्डिंगली हमें एक 181th डे उस क्रेडिट को रिवर्स करना है, और उस क्रेडिट को हम तब दोबारा ले सकते हैं जब हम उसका पेमेंट कर दें। मान लीजिए 200th डे पे हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो अगेन वी आर एलिजिबल टू टेक दैट आईटीसी। अब बात यहाँ पर यह आ रही है कि टेबल नंबर 6B में और टेबल नंबर 6H में क्या ओवरलैपिंग है? क्या टेबल नंबर 6B में जो फिगर है वही हमें टेबल नंबर 6H में दोबारा से डालना है? तो यहाँ उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि अगर कोई ऐसा आईटीसी है जिसको आपने पहले लिया था, फिर रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद में दोबारा 6H में आपने उसको क्लेम किया, सो इन दैट केस उसको फिर आपको 6B से एलिमिनेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि कोई भी आईटीसी केवल एक ही बार आएगा, या तो वो टेबल 6B में आ जाएगा या टेबल 6H में आएगा। दैट मीन्स अगर ऐसे कोई केसेस हैं जहां पर आपने आईटीसी रिवर्स करके रिक्लेम किया है, तो टेबल नंबर 6B में आप उसको हटा दें, उसको दो बार आपको वहां मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द क्लैरिफिकेशन नंबर K। नाउ मूव टू लास्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस सीरीज। ये जो 3 जुलाई 2019 को क्लैरिफिकेशन इशू किए गए हैं, उसकी लास्ट जो क्लैरिफिकेशन है उसकी हम बात कर लें। ये बात करता है जीएसटीआर 9C की, जीएसटी ऑडिट के टेबल नंबर 14 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेबल नंबर 14 अगर आपको याद हो तो उसमें एक बड़े सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट दी गई है। आपको जितने भी सारे आपने आईटीसी ले रखे हैं उनको हेड वाइज बाइफरकेट करना है। किस एक्सपेंडिचर हेड में आपने कितना आईटीसी ले रखा है वो आपको वहां पर मेंशन करना है।
तो उस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। तो क्या हमें वहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर के फिगर्स डालने हैं? क्या हमें उन एक्सपेंडिचर के फिगर्स भी डालने हैं जिनके ऊपर कोई आईटीसी लिया ही नहीं गया है? तो यहाँ पर उन्होंने इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से ये क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको टेबल नंबर 14 में केवल और केवल वही खर्चे मेंशन करने हैं जिनके ऊपर आपने आईटीसी ले रखा है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर हेड में आपका जो एक्सपेंडिचर है, उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा है जिस पे आपने आईटीसी लिया ही नहीं है, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा है जिस पे आपने आईटीसी लिया है। तो आपको वहाँ पर कितने फिगर्स लिखने हैं? आपको केवल वही फिगर्स लिखने हैं जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले रखा है। सो टेबल नंबर 14 ऑफ जीएसटीआर 9C में आपको केवल वही एक्सपेंडिचर मेंशन करने हैं जिनके ऊपर आपने जीएसटी क्रेडिट ले रखा है। जिन एक्सपेंडिचर के ऊपर आपने क्रेडिट नहीं लिया हुआ है, वहां उनका आईटीसी आपको नहीं लेना है। These were 12 clarification issued by CBIC on 3rd July 2019. If you like my video, kindly hit on like button and subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notifications. Thank you so much for watching my video.